दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। दोस्तों, मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार सरकार। तो दोस्तों, आज हम लोग जो एंशियंट जो बिहार का एंशियंट हिस्ट्री जो कर रहे थे, बिहार का एंशियंट हिस्ट्री, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जो है 2 क्लासेस ऑलरेडी इसका हो चुका है और जैन धर्म तक हमने लास्ट क्लास में किया था। आगे से हम लोग करेंगे सुंगा डायनेस्टी और उसके आगे करेंगे बिहार में क्या कंडीशन था एंशियंट इंडिया में, वो सब बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो कृपया कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको सारे जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और कब मैं लाइव आता हूँ वो भी आपको पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो बिहार है एंशियंट बिहार का है ना, जो प्राचीन इतिहास है बिहार का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग बात करेंगे अभी सुंगा डायनेस्टी से, राइट। तो देखो इसमें क्या है, सुंगा डायनेस्टी आपको पता होगा जो मौर्य डायनेस्टी है उसको उसके बाद आया था ये, है ना। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम है प्रियद्रथ है, और इनकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने क्या हुआ 150 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है ना वो ब्राह्मण था और वो प्रियद्रथ सेनापति, वह प्रियद्रथ का सेनापति था, है ना। जो प्रियद्रथ लास्ट जो किंग थे इनके जो मौर्य डायनेस्टी है उनका ये सेनापति हुआ करता था। और वो क्या था, एक ब्राह्मण था और उसने प्रियद्रथ का ऐसा माना जाता है कि वो हत्या कर दिया था, भरे सभा में सबके सामने में हत्या कर दिया था और उसके बाद वो राजा बना था, है ना। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। यवन जो है उसके आक्रमण को उसने विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था जिसमें पुरोहित पतंजलि थे, है ना। 2 अश्वमेध करवाए थे यज्ञ और इसमें पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। याद रखेंगे इस चीज़ को, ये पूछ देगा कि आपको जो है ना 2 अश्वमेध जो करवाया गया था किनके द्वारा, तो ये आपका करवाया गया था पुष्यमित्र के द्वारा, है ना। कितने अश्वमेध, तो 2 करवाए गए थे और उसमें पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है जिनका नाम है अग्निमित्र, है ना, जो अग्निमित्र है वो 148 इसमें राजा बने थे, राइट। और आपको पता होगा कि कालिदास का जो नाटक था मालविका अग्निमित्र जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट नाटक है। और ये जो है नाटक इनके जो पुत्र है अग्निमित्र और मालविका जो है उनकी प्रेमिका, उन्हीं पर आधारित है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो ये चीज़ है फ्रेंड, राइट। तो मालविका अग्निमित्र के बारे में पूछा जा सकता है कि अग्निमित्र व मालविका जो है ये इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो है ना मतलब इनका जो है स्टोरी था, एक लव स्टोरी आप बोल सकते हैं। और यही लव स्टोरी का वर्णन जो है इस नॉवेल में किया गया है। ठीक है, जो कि शुंग डायनेस्टी के हैं और इस शुंग डायनेस्टी के जो राजकुमार है और उनकी प्रेमिका मालविका पर आधारित है। कालिदास का है। कालिदास का इसके अलावा बहुत सारे हैं जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है, ये स्वप्न वसुवदता भी है ना। कई तरह का जो नाटक है वो आप देख सकते हैं, कई बार पूछा गया है कालिदास के नाटक के बारे में। कालिदास को शेक्सपियर भी बोला जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे दिया है कि इस संबंध का जो अंतिम से जो शासक जो था वो देवभूति नाम का शासक था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है प्रियद्रथ था। फिर देखिए कर्ण वंश के बारे में दिया गया है। इसके बाद जो है यानी कि जो कर्ण वंश जो है वो आपका शुंग वंश के बाद आया था, है ना। हमने आपको याद याद करवाया था एक कोड वर्ड जो होता है, तो चिट कोड आप इस तरह के कुछ भी निमोनिक बना सकते हो, है ना। हर एक वंश से लेकर के एक कोड था। ठीक है, आप याद कर सकते हो, हसीना, है ना, और मासूका करके है। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए ऑफर होता है। हरियक हुआ, 100 से शिशुनाग हुआ, और 9 से हो जाएगा आपका नाग डायनेस्टी, और 9 से मौर्य हो जाएगा, है ना, और 100 से हो जाएगा देखो फिर सुंगा हो जाएंगे। ठीक है, और क से फिर कर्ण हो जाएंगे, कर्ण डायनेस्टी है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी जो है ना याद करने में काफ़ी हेल्प होगा, ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कर्ण डायनेस्टी के बारे में। तो जो कर्ण डायनेस्टी है उसके बारे में देखिए दिया कि कर्ण वंश की स्थापना जो है वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी, राइट। कर्ण डायनेस्टी का जो है ना हत्या स्थापना जो किया था वो वासुमित्र ने किया था। और किसको हत्या किया था, तो देवभूति का हत्या किया था। और देवभूति कौन था, तो ये आपको पता होगा कि शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो था, है, राइट। अब देखो क्या है ना कि वासुमित्र शुंगों के अमात्य जो है ना मंत्री थे। ठीक है, वासुमित्र जो है शुंग डायनेस्टी में क्या था, अमात्य और मंत्री थे। ठीक है, और कर्ण वंश भी ऐसा माना जाता है कि वो ब्राह्मण वंश था, यानी शुंग वंश की तरह। एंड इस वंश का अंतिम जो शासक है वो सुशर्मा हुआ था। एंड सातवाहन वंश का जो संस्थापक है सिमुक है, और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था, राइट। सातवाहन वंश का जो है स्थापना संस्थापक है वो सिमुक था, और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, सातवाहन का संस्थापक सिमुक था और सिमुक ने क्या किया, सुशर्मा की हत्या कर दिया और कर्ण वंश का अंत कर दिया था।
फिर देखिए इसमें क्या दिया, कुषाण वंश के बारे में दिया हुआ है गाइस। तो देखिए कुषाण वंश में क्या दिया कि भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे, और विदेशियों के आने का क्रम जो है ना ये कहता था हिंद यूनानी है, शक है और पहलव कुषाण हो जाएगा। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में देखिए दिया है, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम जो है सबसे पहले था हिंदू यूनानी है, उसके बाद शक डायनेस्टी और फिर क्या है पहलव डायनेस्टी, पहलव कुषाण हो जाएगा। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुषाण चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित है। ठीक है, कुषाण जो है ना चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कुशल कड़फिसेस था। कुषाण के चीन के जो है ना आपका यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित है, और कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुशल कड़फिसेस है। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था ना वो कनिष्क था। आपको पता होगा कनिष्क काफी जो फेमस है राजा है, और काफी ज्यादा इसने सुधार भी किया था। प्लस कनिष्क से रिलेटेड आपको बता दूं कि इसने जो है चौथा बुद्ध संगति आगे दिया भी है, चौथा जो बुद्ध संगति था ये इन्हीं के काल में हुआ था, है ना। और बहुत अच्छा काम किया था इसने कनिष्क, जो इन्हें कला जो क्षेत्र होता है कला के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम किया था इन्होंने। देखो कुषाण वंश का जो राजधानी है वो पुरुषपुर या पेशावर था, और दूसरा राजधानी इसका मथुरा भी था। पेशावर आपको पता होगा अभी पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। तो दो राजधानी था, एक तो पेशावर और दूसरा मथुरा है। अश्वघोष जो है जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया था, को कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से विजित किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से विजित किया था इसको, राइट। अश्वघोष के बारे में दिया जा रहा है कि इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की और कनिष्क ने पाटलिपुत्रा को विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। ओके, कनिष्क के समय में क्या हुआ था कि गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था, याद रखना है हमें। चौथी बुद्ध संगति हमने बात किया था कि कुंडल वन कश्मीर में करवाया था, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था, राइट। ये आप याद रखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन वाइस, है ना। बीपीएससी में पूछा गया कि 78 एडी जो है ये आपका शक संवत चलाया गया था, और भारत में जो आपको पता होगा कि अभी शक संवत ही चलाया जाता है। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग जो भारत सरकार जो है जो हिंदी का जो कैलेंडर है वो ऐसा माना जा रहा है कि वो शक संवत पर आधारित था। 78 एडी में इसको शुरुआत किया गया था। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था, इसको याद रखेंगे हम लोग। कनिष्क के टाइम में क्या था कि सिल्क मार्ग पर कुषाणों का स्थापत्य था, है ना। और देखो इससे रिलेटेड याद आ गया 78 एडी में तो ये था, और 58 बीसी में बोले तो ये आपका विक्रम संवत था। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, चलिए गैस आगे देखते हैं हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। गुप्ता डायनेस्टी भी एक तरह से चैप्टर माना जाता है, और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है ना, जैसे समुद्रगुप्त हो चाहे या फिर आपका इसमें कुमार गुप्त होते हैं, राइट। चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये माना जाता है कि सबसे बड़ा इसमें राजा था, और भी बहुत सारे इसमें है, तो सबके बारे में हम लोग भी बात करते हैं। स्कंदगुप्त भी था एक, वो भी एक महत्वपूर्ण राजा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बीपीएससी का हॉट टॉपिक है गाइस, इसको अच्छे से करो। तो देखो इसमें दिया है क्या, गुप्त वंश की जो संस्थापक है ये श्रीगुप्त को माना जाता है, और इन्हें 240 से 280 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, है ना। 240 से 280 में माना जाता है कि ये थे गुप्त, जो श्रीगुप्त है ये राजा थे उस समय में, और ये स्थापना भी इन्होंने यही किया था श्रीगुप्त ने। इनका जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच गुप्त था, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक रहा था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे इस चीज को कि घटोत्कच जो था, ठीक है, घटोत्कच के बारे में दिया गया प्रथम गुप्त शासक था जिसने की महाराजा की उपाधि धारण किया था। आगे हम लोग बात करेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखिए दिया गया 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के बारे में दिया गया है। और गुप्त वंश का जो है ना वास्तविक संस्थापक सही माने में देखा जाएगा तो आपका चंद्रगुप्ता प्रथम था, है ना। वास्तविक फाउंडर जो है, रियल फाउंडर बोले जाए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है, जो 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने 320 में गुप्त संवत भी चलाया था, राइट। हमने अभी देखा था एक तो आपका शक संवत था जो मतलब कुषाण ने चलाया था, प्लस एक विक्रम संवत भी था, है ना। ये मध्य प्रदेश का एक राजा था, वो चलाया था 58 बीसी में हुआ था। और इसके अलावा एक गुप्त संवत भी है, इसको भी आप याद रखिए, जो कि 320 ईस्वी में चलाया गया था, है ना। आगे देखिए इसमें दिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था, और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, राइट। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, कुमार देवी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दिया कि इन्होंने लिच्छवी यानी कि जो वैशाली का जो राज माना जाता है, उनकी राजकुमारी थी कुमारी देवी, और उनसे विवाह किया था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, और 335 ईस्वी से 375 ईस्वी जो है ना समुद्रगुप्त के बारे में माना जाता है, और इतिहासकार स्मिथ के बारे में दिया जाता है। समुद्रगुप्त जो है ना काफी प्रतापी राजा था गुप्ता वंश का, और इससे रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनको जो है ना भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है ना। तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त किसने बोला है नेपोलियन भारत का, ये स्मिथ ने बोला है ना, भारत का नेपोलियन कहकर इनको संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने क्या किया, परकर्मा किया, फिर अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी, ठीक है। परकर्मा की अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी।
ये भी आप याद रखेंगे। परक्रमांक और प्रतिरथ किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये उनका जो है ना दरबारी कवि माना जाता है, हरिसेन को हम लोग मानते हैं। उसने क्या किया? उत्तरावत के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजिट किया था, है ना। याद रखो, ये देखो 9 राजा था नॉर्थ इंडिया में, और जो साउथ इंडिया उसमें 12 राजाओं को इन्होंने विजिट कर लिया था। समुद्रगुप्त को कवि राज की भी संज्ञा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी एक अच्छा कवि थे और काफ़ी कविता वगैरह का इन्होंने रचना किया था, इस वजह से, ठीक है। तो देखो, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को बोला जाता है। प्लस आपका पर क्रमांक और अप्रतिरथ भी इन्हीं को बोला जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि है हरिसेन थे। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। देखिए, पूछ सकता है कौन सा धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म को। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं का राजा घोषित कर दिया था, राइट। इनका जो है ना अयोग्य होने के कारण देखो क्या हुआ था कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये उनकी इनफैक्ट हत्या करके और ये खुद को राजा बन गए थे, है ना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो इनकी वाइफ है जो रामगुप्ता का, इनके वाइफ को जो है कुछ आक्रमणकारी जो है ना उनको लेकर के चला गया। नहीं, आई थिंक इसके राज पे कब्जा कर लिया था कोई दूसरा आक्रमणकारी, और उसके बदले में बोला कि तुम अपनी वाइफ जो है उसको मेरे पास सौंप दोगे तो हम तुम्हारा राज छोड़ देंगे। शक, हाँ, वो शक जो था इसने ऐसा किया था ये काम। तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुस्सा होकर के गया और बोला कि ऐसे कैसे हम कर दें भाई, अपनी भाभी को हम कैसे सौंप दें। तो वो जो है हालांकि जो ये कुमारगुप्त था, ठीक है, ये सॉरी ये जो है क्या रामगुप्त तो ये रेडी हो गया था कि हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ को सौंप दूंगा ताकि हमारा राज बन जाए। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी प्रतापी और ये जो है स्ट्रॉन्ग बहादुर ये राजा थे। ये बोला कि नहीं भाई, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये लड़की का वेश बदल करके गए थे, मतलब अपनी भाभी का रूप धारण करके वहाँ गए थे शक के पास, और फिर शक को वहाँ पे मारपीट करके हरा दिया, और फिर जो है अपनी भाभी को भी उसके पास जाने से बचाया। एंड ये जो गुप्ता डायनेस्टी है उसको भी ये आक्रमणकारियों से बचाया था। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है काफ़ी जो है ना प्रभावशाली एक तरह से राजा माना जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं। इसमें देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, राइट। और इसी के बाद जो है इन्होंने विक्रमादित्य की धारण जो है ना उपाधि इन्होंने धारण किया था। फिर देखिए इसमें क्या दिया कि चंद्रगुप्त ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण किया था। कई सारी उपाधियां इन्होंने धारण किया, देवगुप्त का भी, प्लस ये देवराज भी और देवश्री भी, है ना, प्लस विक्रमादित्य का इन्होंने तो धारण किया ही था, ठीक है। आगे देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें जो दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से भी विवाह किया था, है ना। ध्रुवा देवी और कुबेर नाग दोनों से इन्होंने शादी किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, राइट। कुबेर नाग जो है इनके साथ एक पुत्री हुई थी जिनका नाम है प्रभावती गुप्ता, और इनका जो है विवाह माना जाता है वकाटक नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ये आप याद रखेंगे। वकाटक राजा थे क्या, इनका नाम क्या है? तो रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के बाद क्या हुआ, प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों को संरक्षिका के रूप में शासन किया था, और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात में काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था, है ना। जो प्रभावती है ये उनका चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, ठीक है। और इनफैक्ट इनके हस्बैंड जो था यानी वाकाटक नरेश शुक्रसेन, इनकी डेथ हो जाती है बहुत कम एज में, और उसके बाद इनका जो बेटा रहता है बहुत कम उम्र का रहता है, तो ये उनको राजा घोषित करती है और खुद ही राज एक तरह से इनडायरेक्टली ये चलाती है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो इनके पिताजी हैं, इनके माध्यम से, इनकी सहायता से इन्होंने गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही चीन का जो यात्री था फायान, वो भारत का यात्रा किया था। फायान भारत में 14 वर्ष तक रहा था। याद रखिए, पूछ सकता है कि कितने वर्ष फायान रहा था? 14 वर्ष रहा था। 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा था, राइट। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ जो है में चंद्र के नाम से भी संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, ठीक है। मेहरौली में आपने देखा होगा जो कुतुब मीनार आप देखोगे, है ना, कुतुब मीनार के पास में जो है ना उसी के आसपास में देखेंगे कुछ लोहा का जो है ना वो स्तंभ बनाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि वो इतना अच्छा क्वालिटी लोहा है कि अभी भी उस पर जंग नहीं लगा है, राइट, रस्टिंग नहीं हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही उसको बनवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है एक और विशेष चीज़ ये था कि इसमें 9 रत्न थे, ठीक है। नवरत्न जैसे आपने सुना होगा अकबर के काल में था, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी नवरत्न रहा है। और ये थे देखिए, कालिदास, धनवंतरी है, अमर सिंह है, वरामीर है, शंकु भी है, बेताल भट्ट भी है, घटपर्णक भी है, और छपनक भी है, और भरूची भी है ना। तो इतने सारे लोग थे। देखिए कौन कौन है, कालिदास भी है, धनवंतरी है, अमर सिंह है, वरामीर है, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्णक,
छपनक और भरूच, ये सारे जो है ये नवरत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राज्य था उसको सुशोभित करते थे, है ना। तो इसको आप बार बार इसको ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एकदम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम जो है उसके बारे में देखिए दिया हुआ है, 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुवा देवी का पुत्र जो है ना कुमारगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय और जो ध्रुवा देवी है उनका जो पुत्र है वो क्या माना जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम हुआ था, ठीक है। और 415 ईस्वी में शासक बना था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना कुमारगुप्त के समय में हुई थी, आपको पता होगा। कुमारगुप्त ने ही इसकी स्थापना करवाया था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था और बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना कुमारगुप्त के शासनकाल में ही, यानी कि 415 से 455 के बीच में ही इसका स्थापना हुआ है। आगे बात करेंगे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त जो है ये भी काफ़ी प्रतापी राजा माना जाता है। इसने जो हूनों का आक्रमण को रोका था, ठीक है। 455 से लेकर के 467 ईस्वी इसने शासन किया था। मध्य एशिया के बर्बर जाति माना जाता है हून, इसका आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और स्कंदगुप्त को हूनों ने पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूनों को मल्लच्छ भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय सुदर्शन झील और पुनरुद्धार करवाया था, राइट। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। हून को मल्लच्छ भी बोला जाता है और ये जो फाइट हुआ था हून और स्कंदगुप्त के बीच में, इसका वर्णन देखो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें मिलता है। आगे देखिए बात करेंगे हम लोग, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी एंड गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है ना ये आपको बोले तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के साथ मगध वंश का अंत हो गया था गाइस, आप याद रखिए इस चीज को कि जो है ना गुप्त वंश का जो है ना अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है और गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश का अंत हो गया। एंड इतिहासकार जो है V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि किसने बोला था, कौन सा इतिहासकार था। तो ये V.A. स्मिथ है जिन्होंने बोला था इनको उपलब्धि के आधार पर गुप्ता युग को ये स्वर्ण युग का संज्ञा दिया था। अंतिम राजा कौन था इसका, तो विष्णुगुप्त था, ठीक है। और स्कंदगुप्त को शक्रादित्य की उपाधि भी दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे गाइस पाल वंश के बारे में। तो देखिए पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया था और इस 750 ईस्वी में माना जाता है कि इन्होंने इसका स्थापना किया है। 750 में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। गोपाल ने क्या किया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, बिहार शरीफ में किया था और जिसका नष्ट हमने पढ़ा था। इसको नष्ट किसने किया था, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने किया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है वो धर्मपाल था, राइट। धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किया था एंड सोमपुर महाविद्यालय, यानी कि ये जो है आपका वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में सोमपुर और देखो विक्रमशिला, ये दोनों का निर्माण किसने कराया, तो धर्मपाल ने करवाया। सोमपुर महाविहार जो है ये बांग्लादेश में है, इसको याद रखेंगे। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था एंड धर्मपाल जो है ना प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था, ये आपका वत्सराज जो है प्रतिहार का शासक, उससे हार गया था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल जो है वो शासक बना था, ठीक है। उत्तरापथ स्वामी है। मुंगेर जो है इसका राजधानी इसने देवपाल ने बनाया था और देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव ध्यान दिया था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, क्या है इसको याद रखो। देवपाल ने, वो राजा का नाम क्या था, तो देवपाल था। पर इसने क्या किया था, जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के बाद क्या ना विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था और पालकालीन कांसे की मूर्तियां जो है अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी और धीमन और विठपाल ने इसकी कला का परिवर्तन माना जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो है बीपीएससी का मेंस जो होता है इसमें ये पाल कला तो एकदम से हॉट टॉपिक है इसका, ठीक है। पाला आर्ट हमेशा पूछा जाता है एक साल गैप करके, या तो पाला आर्ट या फिर आपका जो मौर्य आर्ट है, ये सब में से एक पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद करेंगे, ओके। आगे हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश और शासक की राजधानी जो है टेबल फॉर्म में दिया है। तो ये आप एक बार रट्टा मार लो इसको, है ना, ताकि आपको याद रहेगा। प्लस यहाँ पे प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख शाहिद भी दिया हुआ है। ये सब चीज़ें अक्सर ये पूछा जाता है।
ठीक है। तो देखिए जैसे पूरा बृहदर्थ के बारे में दिया है। ये जो शासक था ये किसका था? बृहदर्थ जो है आपका मगध की प्रथम राजधानी, और गिरिवज और राजगिरी जो है ये यहाँ पर अपना किया था। मगध राज का पहला शासक माना जाता है बृहदर्थ को, और इनफैक्ट ये स्थापना भी उसी का किया था। ठीक है। और बिम्बिसार जो है आपका हर्यक डायनेस्टी का था। ये डायनेस्टी यहाँ नहीं दिया, आप देख लीजिएगा। ये हर्यक डायनेस्टी का था बिम्बिसार। ये गिरिवज और राजगिरी भी है तो इसका राजधानी, मगध का प्रथम राजधानी यही माना जाता है। उज्जैन जो था बिम्बिसार के जो है ना बेटा जो है वो अजात शत्रु, उसके बारे में नहीं दिया है। वो भी इसी का था, मगध का ही था। ठीक है। शासक उद्दीन है इसका बेटा, इसने पाटलिपुत्रा किया था अपना। शिशुनाग जो है ये देखिए ये जो है आपका वैशाली में बनाया था। शिशुनाग जो है ये आपका शिशुनाग वंश का था ये, और इसने वैशाली में अपना राजधानी बनाया था। काला शोक जो है ये आपका पाटलिपुत्रा में बनाए थे। नंदा वंश का जो है राजधानी पाटलिपुत्रा में ही था। मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्रा में ही है। कुषाण वंश का बात करें तो इनका पुरुषपुर यानी कि पेशावर या फिर मथुरा दोनों जगह पे माना जाता है। प्लस गुप्ता वंश का जो है ये आपका पाटलिपुत्रा में ही था। एंड पाल वंश जो है ये मुंगेर में ये अपना राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट जो दिया है आपका प्राचीन बिहार का, देखिए इतिहास का प्रमुख साहित्य भी दिया है। जैसे कि अर्थशास्त्र जो है इनका रचना कौटिल्य ने किए थे, और ये राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखा था, और बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। प्रज्ञा परमिता जो है नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नागार्जुन जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखा था। सी यू की जो है इसका रचना हुएन सांग ने किया है, और भारत की यात्रा का विवरण दिया गया है। इंडिका आपको पता होगा मेगास्नीज का है, मौर्य साम्राज्य का विवरण किया गया है। मिलिंद पानो जो है ये आपका नागसेन नाम का जो है बौद्धिस्ट जो संत थे उन्होंने इसका निर्माण किया है। और इनफैक्ट जो संवाद हुआ था नागसेन और मिलांडर जो है इनके बीच का ही ये एक तरह से कन्वर्सेशन है मिलिंद पानो में, है ना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि बैक्टीरियल शासक मिलांडर तो नागसेन के बीच का वार्तालाप हुआ था। ललित विस्तार जो है बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश जो है इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथा की बात करें तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां है यहाँ पे। तो गाइस आई थिंक जो हमारा बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो इतना ही था, और ये खत्म होता है। फिर हम लोग आगे दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। बिहार स्पेशल का सीरीज अभी चल रहा है गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स जो है नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। तो गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।